गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 10। सम नंबर 10 के अंदर में विदित एंड विशाल दो पार्टनर हैं और उसके अंदर में हम लोग एडमिट करने वाले बंटी को, बंटी एज ए न्यू पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, ओल्ड रेशियो इज़ 2:3, ये ओल्ड रेशियो दे दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया बट सेक्रीफाइसिंग दे दिया। ए बोलता है मैं अपने पॉकेट में से 1/4 दे दूंगा, बी बोलता है मेरे पॉकेट से मैं 1/8 दे दूंगा, यानी विदित 1/4 देगा, 1/8 देगा। एलसीएम सेम करने के लिए मैंने इंटू टू किया, यहाँ पे इंटू टू, यहाँ पे इंटू टू, तो 2/8 और ये कितना देगा, 1/8 देगा, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ 2:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया हमको। तो मेनली न्यू रेशियो भी दिया होता है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। सी का शेयर, अब ये 2 रोटी देगा, ये 1 देगा, ये 2 चॉकलेट देगा, ये 1 चॉकलेट देने वाला है। तो ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, तो सी का शेयर मिल जाएगा। तो सी का शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 3/8। अब ऐसा बोला हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर में ऐसा बोला हुआ है कि ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों पार्टनर मिल के, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सी को कि भाई तुझे अपना कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, बट कैपिटल कितना लेके आना पड़ेगा। तो कैपिटल, उसको कैपिटल के नाम पे 72,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का लेके आएगा। ठीक है, और दूसरा उसको ये बोला है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, शेयर बोला हुआ है, अब उसका शेयर कैसे निकालेंगे, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल का पैसा है वो कैश में लेके आएगा। तो कैसे निकालना पड़ेगा, अब टोटल गुडविल दी है, टोटल गुडविल 32,000, ठीक है, इनटू गुडविल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा पूरे बिजनेस की गुडविल 32,000 रुपये, उसमें से सी का हिस्सा कितना है, 3/8। तो सी को अपने हिस्से का गुडविल कितना लाना पड़ेगा, 12,000। जैसे ही सी अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा वो कौन बांट लेगा, ए और बी। कौन से रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो ये 8,000 ले लेगा, ये 4,000 ले लेगा। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, ये सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, कैसे भी करके फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें ढूंढना पड़ेगा हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेकंड एडजस्टमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, सी का गुडविल हम लोगों को ए और बी में दे देना पड़ेगा। थर्ड एडजस्टमेंट होता है ओल्ड गुडविल, जो बैलेंस शीट में लिखी होती है एसेट साइड पे। ओल्ड गुडविल इज़ नॉट गिवन इन बैलेंस शीट। तो थर्ड एडजस्टमेंट तुम लोग लिखो नहीं लिखो दोनों चलेगा, ये तो मैंने तुम लोग को समझाने के लिए ये वीडियो में डाल दिया है। और वर्किंग नोट बनाने के बाद ही आप बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। अब बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एक ही होता है, उसमें बैलेंस ऑलरेडी आपको दे दिया है 8400। विदित और विशाल का बैलेंस दे दिया है 48,000 और 60,000। कंटिजेंसी रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व की जगह पे कंटिजेंसी रिजर्व इज 9,000, जिसको हम लोगों ने P&L ओल्ड रेशियो में बांट दिया, क्योंकि ये इन्होंने पैसा जो जमा किया होगा वो भी ओल्ड रेशियो में इन्होंने साइड पे रखा होगा। कंटिजेंसी रिजर्व इज ऑल्सो लाइक ए पिगी बैंक, ठीक है, जो बुरे वक्त में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अब तो रेशियो चेंज हो रहा है, अब वापस से कंटिजेंसी रिजर्व बनेगा, बट उसमें तीनों पार्टनर का पैसा आएगा, विदित, विशाल और बंटी। ठीक है, फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये दोनों ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत थी, बट एडजस्टमेंट दिया है इसलिए इसको हम लोग अभी नहीं छेड़ेंगे, पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे सम्स करेंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि बंटी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, वो तो अपने वहाँ पे समझ लिया। सेकेंड एडजस्टमेंट, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल। तो बंटी कैपिटल के नाम पे 72,000 लाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और बंटी में जाके कितना लिखेंगे, 72,000। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बंटी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 72,000। ठीक है, नेक्स्ट एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वर्किंग नोट 2 में आपने देखा कि उसके गुडविल का पैसा वो किस में लेके आने वाला है, कैश में लेके आने वाला है। तो कैश में लेके आएगा तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, और गुडविल के वो कितने टोटल 12,000 लेके आ रहा था, जो ए और बी बांट लेंगे इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग, जो आपने वहाँ पे कैलकुलेशन किया भी आ रहे हैं।
12,000 अमाउंट टोटल था, तो ये लोग दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 8,000 4,000 2:1 अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, यहीं पे क्या लिखेंगे अपन, 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल पूरे 12,000। कल भी अपन ने इतनी एंट्री की थी, ये तो आपको भी समझ में आया, कोई इसमें टफ नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, जो नई एडजस्टमेंट आई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 32,000, वो भी काम हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट, विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ द गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कॉस्ट। विड्रॉ का मतलब क्या हो जाता है, उन्होंने ड्राइंग्स कर लिया, तो ड्राइंग्स वाली साइड ये होती है। अब यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, गुडविल विड्रॉ 50%, इसको 8,000 मिले, ठीक है, ये इसका 50% 4,000 घर ले जाएगा, ये भी 50% विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ इन कैश लिखा है, तो दूसरी से कैश अकाउंट में आएगी। यहाँ पे लिखेंगे विदित कैपिटल अकाउंट, ठीक है, विदित ने कितने रुपए निकाल लिए, 4,000। फिर बाद में लिखेंगे विशाल कैपिटल अकाउंट, विशाल ने कितने रुपए निकाल लिए, 2,000 रुपये, तो उतना पैसा इन्होंने ड्राइंग्स कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है। ये तभी अपन करेंगे जब बोला हो ड्राइंग्स, पार्टनर लोगों ने 50%, 60%, 100% अगर ड्राइंग बोला हो तो ही ये 2 एंट्री आएगी, वरना नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। मशीनरी पे 10% डेप्री देना है, ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है, 30,000, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ पे वर्ड वापस से अपन को तो इंक्रीज डिक्रीज ही लिखना है, 3,000, तो आउटर कॉलम में इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 27,000। और डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट, वैल्यू कम हो गई, हमारे लिए खर्चा, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम, तो यहाँ पे आके लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी 3,000, ऊपर आप लोग हेडिंग दे देना पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, राइट ऑफ 3,600 एज बैड डेट फ्रॉम डेटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेड एट 15%। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं पहले डेटर्स, कितने रुपए के डेटर्स हैं चेक करो, तो डेटर्स हमारे पास है 39,600 माइनस बैड डेट, बैड डेट कितने का हो गया, 3,600 का हमारा नुकसान हो गया। ओहो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया, तो वैल्यू कितनी बची, 36,000 माइनस BDR, और BDR भी कुछ कम नहीं है, 15% होने वाला है, 15% BDR। अब जो नुकसान हुआ है वो किस पे गिनना पड़ेगा हमें 36,000 पे, और लगता है कि 15% पैसा डूब जाएगा। बैड डेट रिजर्व हमको लगता है, रिजर्व का प्रोविजन का मतलब हमें चांसेस है कि हमारे और पैसे डूब सकते हैं, तो 36,000 का 15% विच इज़ 5,400, तो यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे कितना, 5,400, तो 36,000 में से 5,400 डूब जा सकता है, तो इसका मतलब हमें पैसा कितना मिल जाएगा, 30,600। कितने मिलने वाले थे, 39,600, उसकी जगह पे अब हमको कितने मिल गए, 30,600। तो यहाँ पे आके लिखेंगे 2 बैड डेट एंड BDR, ठीक है, दोनों का कंबाइन, और अपन तो हमेशा क्या लिखते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, दोनों मिला के हमारा नुकसान कितना हो गया, इसका 5,400, इसका 3,600, दोनों मिला के 5 + 3 8, और ये 9,000, दोनों मिला के हमें लगता है 9,000 रुपये नुकसान होगा। और क्वेश्चन में चेक करो BDR दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, कहाँ दिया है, तो लाइबिलिटी साइड पे देखो बैड डेट रिजर्व लिख के दे दिया, BDR इज उनके हिसाब से बैड डेट रिजर्व इज 1,800, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में कितना पैसा बच जाए, एक्स्ट्रा नुकसान कितना हो गया, 7,200, यानी हमको पहले से पता था 1,800 तो नुकसान होगा ही होगा, बट टोटल नुकसान कितना हो गया, 9,000, तो 9,000 माइनस 1,800, तो फाइनली 7,200 हमारा एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। इसको
अलग से भी बता सकते हो, बेटर ऑप्शन यही रहेगा, बुक इसको फॉलो करता है। दोनों नुकसान को प्लस करके वहाँ लिख दो और फिर अपने को रूल फॉलो करना है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कौन सा हो जाएगा, ये दोनों का प्लस, और ओल्ड कौन सा हो जाएगा, या तो डेटर माइनस दिया होगा या तो लायबिलिटी में दिया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेवेंथ एडजस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। अब एडजस्टमेंट दिया है इसलिए अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिजर्व को नहीं बांटा। अब यहाँ पे आते हैं अपन क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब इसको अच्छे से समझना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी है, 18,000। जब भी एडजस्टमेंट दिया हो तो पहले इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो लायबिलिटी साइड पे दिया है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया होगा, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व का मतलब हमें ऑलरेडी डाउट था कि इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितना हो सकता है, 70 to 100। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,800। बट ये तो एडजस्टमेंट नहीं है, इसकी तो सिंगल इफेक्ट ही आएगी, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने से कम होने वाला है, 70 to 100। तो इन्वेस्टमेंट की अब मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10,800। बट एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 9,000, और अपने हिसाब से बुक वैल्यू के हिसाब से कितना है, 10,800। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और कम हो गई, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज। कितने रुपए से डिक्रीज हो गया, 18,000 से। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 रुपये। 10,800 की चीज़ अब मार्केट में बेचने जाएगी तो सिर्फ 9,000 रुपये मिलेंगे, तो 1800 से कम हो गया, जो डिक्रीज हो गया हमारे लिए खर्चा। तो हम लोग यहाँ पे आके लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1800। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व माइनस करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। बुक वैल्यू 10,800 और मार्केट में बेचने जाएंगे तो 9,000 हो गए, इसका मतलब और 1800 से कम हो गया। और अगर वैल्यू 10,800 की जगह पे मार्केट वैल्यू बोले तो 15,000, तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता, हम लोग यहाँ लिख देते। नेक्स्ट, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 30,000। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है, वर्कर को देने के लिए हम लोगों ने कितने रुपए साइड पे रखे थे, लायबिलिटी में चेक करो, दैट इज 24,000। ठीक है, बट हमेशा ऐसा होता है एडजस्टमेंट नहीं दिया होता है, तो हम वर्कमैन कंपेंसेशन को क्या करते हैं, दोनों में बांट देते हैं। कौन से रेशो में बांट देते हैं, ओल्ड रेशो में। बट यहाँ पे वर्कर का क्लेम आया, वर्कर आया, बोला हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हमको कितना रुपया दो, हमको दे दो टोटल 30,000 रुपीज़। तो हमने 24,000 तो साइड पे ही रखे थे, ठीक है, प्लस इंक्रीज लायबिलिटी और 6,000 रुपये से बढ़ गई। इसका मतलब टोटल अब उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, 30,000 यानी 6,000 रुपये से लायबिलिटी बढ़ गई हमारे लिए। तो खर्चा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट, कितने से लायबिलिटी बढ़ गई, 6,000 रुपये से। और लायबिलिटी कम हो जाएगी तो वो आगे सम आएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपन वहाँ पे क्लियर करते हैं। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ये हो गया 10% ऑफ द क्रेडिटर आर नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर को देने की जरूरत नहीं है, 10% क्रेडिटर को समझा दिया कि हाँ तुझे पैसा नहीं देने वाले। ठीक है, तो क्रेडिटर है कितने के, 30,000, उसका 10% डिक्रीज, इसका 10% होता है 3,000 रुपये, उसको हम पैसा नहीं देंगे। इसका मतलब हम क्रेडिटर को कितने रुपए देंगे, 27,000। ठीक है, क्रेडिटर को लायबिलिटी अब कम पे करनी पड़ेगी, हमारे लिए इनकम। हम यहाँ पे आके लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे 3,000। ठीक है, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट है, नो एडजस्टमेंट एट ऑल। अब हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे जिसके अंदर में कोई चेंज नहीं है, हम सारी वही एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, तो पहला नाम हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग, कितने रुपए से बिल्डिंग दिया है, 66,000, तो बिल्डिंग हम लोग ने 66,000 लिख दिया। फिर दूसरा स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक की वैल्यू हम लोग लिख देंगे, कितने से स्टॉक लिखा है, 18,000, तो हम स्टॉक की वैल्यू लिख देंगे 18,000। फिर दूसरा डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस हो गया,
फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब लायबिलिटी की तरफ जाते हैं। लायबिलिटी में कैपिटल लिख दिया, कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैड डेट रिजर्व हो गया। तो लायबिलिटी के भी सब एंट्री हो गए, इसकी भी सारी एंट्री हो गई। अब हमारा काम सिर्फ एक ही चीज़ का टैली करना। टैली करने का सबसे बड़ा और सबसे पहला रूल कि पहले हम लोग को रिवैल्यूएशन बंद करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है ये ज़्यादा दिख रहा है, तो टोटल करते हैं हम लोग। टोटल कितना आ जाएगा, 3000 प्लस 7200 प्लस 1800 प्लस 6000, तो टोटल आ गया 18000। इसमें से यानी एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा बाय कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में इसको क्या नाम देंगे, डिविजिबल लॉस। ठीक है, 18,000 में से 3,000 रुपये गए तो बचा कितना, 5,000। तो डिविजिबल लॉस किसका किसका लॉस हो गया, विदित, विशाल। ठीक है, कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। तो 15,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो अल्टीमेटली अमाउंट आ जाएगा 2:3 में, तो 6,000 9,000। इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेगी यहाँ पे आके, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, डिविजिबल लॉस, कितना कितना 6,000 9,000, और लास्ट में हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरी अकाउंट। ठीक है, पहले इसका टोटल करते हैं, 48 प्लस 8 56 और 3 59,600। ठीक है, उसमें से हम लोग वो वाला बैलेंस माइनस कर देते हैं, माइनस 10,000 है तो 49,600। ठीक है, वैसे ही इसका टोटल करेंगे हम लोग, इधर साइड का टोटल 60 प्लस 5 65 69,400। 69,400 में से 11,000 माइनस करेंगे तो 58,400, और इसका टोटल है 72,000। उसमें से माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली 72,000। 1 2 3, ये तीनों का बैलेंस किधर आएगा, ट्रांसफर हो गया, 49,600 58,400 72,000 टोटल। तो प्लस 58,400 प्लस 72,000, टोटल तीनों का मिला के दैट इज 1,80,000। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम होगा कैश अकाउंट को बंद करेंगे। कैश अकाउंट का टोटल करेंगे तो हमारे पास कैश अकाउंट का टोटल 8,400 प्लस 72 प्लस 12,000 दैट इज 92,400। उसमें से माइनस किया तो बाय बैलेंस, तो 92,400 में से 6,000 गया तो आ जाएगा बैलेंस 86,400, और इस साइड का टोटल टैली हो गया। अब कैश अकाउंट किधर जाएगा, तो कैश अकाउंट एसेट साइड पे आता है, कैश बैलेंस दैट इज 86,400। अब हमारा दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो हमारा सम है 8 मार्क करके टोटल 180 प्लस 30 प्लस 27 दैट इज 2,37,000, और यहाँ साइड का टोटल 27,000 66,000 18,000 86,400 50,900 प्लस 9,000। तो इधर साइड का टोटल भी आ गया 2,37,000। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। दो ही जगह पे तुम लोगों को डाउट आएगा। जो गुडविल आई थी पार्टनर लोगों के पास 50% इन्होंने विड्रॉ कर ली, तो एक एंट्री यहाँ पे आई और विड्रॉ कर ली तो कैश कम हो गया, क्योंकि ये कैश आया ये कैश गया फर्स्ट जगह। दूसरा जो आप लोगों को गड़बड़ आई है वो इन्वेस्टमेंट में आई है। इन्वेस्टमेंट 18,000 था, उसका रिजर्व इन्वेस्टमेंट जैसे बैड डेट माइनस BDR कैसे होता है वैसे इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितनी वैल्यू दिखा रहे हैं 7,200। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से डिक्रीज करते हैं, इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी दिखा रहा है 9,000, तो फाइनली कितने से वैल्यू डिक्रीज हो रही है 1,800 से, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई है 9,000। तो 1,800 रुपये का नुकसान
तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। तुम लोग यहाँ पे जाके भी लिख सकते हो टू इन्वेस्टमेंट, बट वो चीज़ टफ हो जाएगी। फिर उसके बाद एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो समझ में आ ही गया होगा कि वर्कर के लिए हमने 24,000 साइड पे रखे थे, बट देने पड़ेंगे। अब क्लेम कितना एक्सेप्ट किया, 30,000, तो 6,000 रुपये से लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा एक्सपेंस आ गया। बाकी जिसने रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले चैप्टर 4 किया, डिविजिबल लॉस ट्रांसफ़र करना समझ आ गया होगा। कैश कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है। ओके, तो तुम लोग ये सम कर सकते हो। चलो, ऑल द बेस्ट। और सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 24 या 25 होगा, तो वो आप खुद से ट्राई करिए।